नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बिहार में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी, पीटी, बिहार एसएससी और बिहार एसआई जैसे परीक्षाओं के लिए बिहार स्पेशल सीरीज में हम लोग आज सेट नंबर 4 को देखेंगे और हम लोग इस सीरीज में 1000 प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के सेट नंबर 4 को। इससे पहले हम लोग पिछले सेट नंबर 3 में जो आपसे अभ्यास प्रश्न पूछा गया था उसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका बिहार हेराल्ड। तो बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो बिहार हेराल्ड नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशन गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में किया गया था। तो ये आपका जो आंसर है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार हेराल्ड है और इसके प्रकाशन 1875 में शुरू किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किस पाल शासक को कहा जाता है। दोस्तों, पाल वंश का इतिहास अगर आपने नहीं जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पाल वंश के इतिहास का वीडियो दिया गया है। आप वहां से पाल वंश के इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं और उससे जुड़े सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से पूछा गया है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किस पाल शासक को कहा जाता है, तो वह है महिपाल। महिपाल को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। अब दोस्तों, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, प्रतिहार शासक वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित करने वाला पाल शासक का नाम क्या था। दोस्तों, कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में, उसमें धर्मपाल पाल वंश के जो द्वितीय शासक हैं, इन्होंने प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया था और इन्होंने उत्तरापद स्वामीन की उपाधि धारण की थी और कन्नौज का शासक चक्रायुद्ध को घोषित किया था। तो ये आपके धर्मपाल है, यही आपसे पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास किस पुस्तक में है। तो तबकाते नासिरी है। तबकाते नासिरी पुस्तक में भारत में और बिहार के क्षेत्र में तुर्कों के आगमन का चर्चा है। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है, अकबर के समय में कानून बनाकर किस प्रथा को निषेध कर दिया गया था। दोस्तों, सती प्रथा को किया गया था। अकबर के समय में भी सती प्रथा को निषेध किया गया था। इसके बाद दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सैफ खान के मदरसे जो कि पटना में स्थित है, सैफ खां का मदरसा पटना में स्थित है। तो सैफ खां के मदरसे का किस प्रसिद्ध ईरानी यात्री ने 1807 ईस्वी में भ्रमण किया था। दोस्तों, ये आपकी अहमद बहानी है या फिर इनको मुल्ला बहानी भी कहते हैं। तो मुल्ला बहानी 1807 ईस्वी में पटना आए थे और ये पटना के सैफ खां के मदरसे का इन्होंने भ्रमण किया था 1807 में और ये मुल्ला बहानी ईरानी यात्री थे। इसके बाद दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को, किस प्रसिद्ध जर्मन शोधकर्ता ने मिथिला कला पर शोध कार्य किया है। तो मिथिला कला बिहार की एक बहुत ही प्रचलित कला है चित्रकला का। तो मिथिला कला पर शोध कार्य करने वाले जर्मनी के शोधकर्ता हैं एरिक स्मिथ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कली का अंश, सर्वछत्रांग, दूसरे परशुराम का अवतार, भार्गव और एक राड की उपाधि किस राजा को कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे है मगध के शासक थे महापद्म नंद, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने एक राड की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा उन्हें सर्वछत्रांग, दूसरे परशुराम के अवतार, कली का अंश और भार्गव आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित करने वाला राजा का नाम क्या था। काफ़ी आसान सा प्रश्न है। उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित कर दी थी मगध की राजधानी। इसके बाद दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया। दोस्तों, मगध की राजधानी जो पहले गिरिवृष थी, इसके बाद उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। इसके बाद पूछा गया है आपसे कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था। तो उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था और इसने ही उसको राजधानी भी बनाई थी। इसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भगवा चौर बिहार के किस जिले में स्थित है। भगवा चौर बिहार के सहरसा जिले में स्थित है। इसके बाद, द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में किस शासक को जाना गया।
द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक के रूप में शेर खां को जाना जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा महाविहार को यूनेस्को की सांस्कृतिक वर्ग की विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया गया। दोस्तों, नालंदा महाविहार यूनेस्को के सांस्कृतिक वर्ग के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है और ये कब शामिल किया गया, यही आपसे पूछा गया है। तो यह 2016 में शामिल किया गया था। नालंदा महाविहार को यूनेस्को की सांस्कृतिक वर्ग के विश्व विरासत सूची में 2016 में शामिल किया गया था। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के प्रयास से हुई थी। तो आप जानते हैं कुमारगुप्त प्रथम के प्रयास से नालंदा महाविहार की स्थापना हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल किसके शासनकाल में पड़ा था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो ये आपका आंसर है, वह है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, मगध राज्य को एक साम्राज्य के रूप में गौरव प्रदान करने वाले शासक का नाम क्या था। तो मगध का जो उत्कर्ष है वह बिंबिसार के समय शुरू हो गया था, अतः मगध को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान करने वाले शासक का नाम बिंबिसार ही है। बिंबिसार को ही श्रेय जाता है। इन्होंने ही मगध का उत्कर्ष किया और मगध की जो सीमाएं हैं, साम्राज्य है, उसका विस्तार किया सबसे पहले बिंबिसार ने। इसके बाद और भी शासक हुए, अजातशत्रु और शिशुनाग और महापद्मनंद जैसे शासकों ने भी किया, लेकिन जो हर्यक वंश के प्रथम शासक जो थे बिंबिसार को ही माना जाता है और इन्होंने ही मगध का साम्राज्य विस्तार किया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किस शासक ने किया। दोस्तों, शेर शाह सूरी अफगान ने पाटलिपुत्र का नामकरण पटना किया और ये सासाराम में इनका मकबरा स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। तो दोस्तों, जो मगध की राजधानी सबसे पहले तो राजगिरी थी, गिरिव्रज भी कहते हैं। उसके बाद से उदयन ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र कर दी थी। उसके बाद शिशुनाग ने फिर राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दी थी और उसके बाद कालाशोक ने फिर वैशाली से जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र कर दी और तब से पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी रही। वहीं आपसे पूछा गया है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया। तो सबसे पहले जो राजधानी बनाया था उदयन ने बनाया था, उदयन ने। उसके बाद दोबारा से कालाशोक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई और तब से पाटलिपुत्र मगध की राजधानी के रूप में रहा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। तो शेर शाह सूरी है, उसका मकबरा सासाराम में स्थित है। तो उनका जो मकबरा है वह किस शैली का है। तो यह अफगान शैली का है या फिर इसे सूर शैली भी कहते हैं। तो सासाराम में स्थित शेर शाह का मकबरा में अफगान शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों आज का जो आखिरी प्रश्न है वह है, चार्वाक दर्शन का विकास किस संप्रदाय ने किया था। तो चार्वाक दर्शन है, इसका विकास लोकायत संप्रदाय ने किया था। लोकायत संप्रदाय ने इसका विकास किया था। दोस्तों ये हो गए आज के 20 बिहार स्पेशल के प्रश्न। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग आज की इस वीडियो का जो अभ्यास प्रश्न है उसे देखते हैं। इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। तो आज का अभ्यास प्रश्न है, तबकात-ए-नासिरी किसकी रचना है। दोस्तों तबकात-ए-नासिरी एक बिहार से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। तबकात-ए-नासिरी से ही बिहार के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमण का प्रमाण मिलता है। और तो वहीं आपसे पूछा गया है कि तबकात-ए-नासिरी किसकी रचना है, यानी इसके लेखक कौन है। इसका आपको जवाब कमेंट करना है और अगले वीडियो में हम लोग इसके सही आंसर क्या है उसको देखेंगे। तो दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।